स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को रिवीजन करेंगे। ठीक, उस रिवीजन में हम क्या करेंगे, उस रिवीजन में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 तक का जो भारत सरकार का जो अधिनियम आया है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक रिवीजन करेंगे। ठीक, तो ये क्लास एक रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसको हम इम्पॉर्टेंट जो उसके सेगमेंट हैं उनको हम रिवीजन करेंगे। तो जिन लोगों को मतलब डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जिनको रिवीजन के पर्पज़ के लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक, हाल के एग्ज़ाम में जैसे कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे एसएससी की एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, या मान लीजिए जैसे कि अभी आर ओ का हो गया, यूपीपीसीएस का हो गया है, तो इस एक वीडियो से आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत सरकार अधिनियम 1935 तक के जितने भी प्रमुख अधिनियम या चार्टर आए हैं, ठीक, उनका एक संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, जो सबसे पहले हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, जो देखो जो भारतीय मतलब क्षेत्र था, तीन मतलब एरिया में डिवाइड था। ठीक, बंगाल हो गया था, बॉम्बे हो गया था और मद्रास हो गया था। ठीक, तो वहाँ के गवर्नर को एक यूनाइट कर दिया गया था। ठीक, और उनका कॉमन एक हो गया था गवर्नर, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। ठीक, सबसे पहले कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था। ठीक, इसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य होते थे और इसी समय जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक, जिसके चीफ जस्टिस थे एलिजा एमपी थे। ठीक, फिर इसके बाद इसमें एक संशोधन किया जाता है कब, 1781 में। उसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल और काउंसिल होती है और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, इनके भी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है। देखो, उसमें क्या होता है 1773 वाले में कि मतलब जब गवर्नर जनरल को कोई काउंसिल है, ठीक ठीक गवर्नर काउंसिल थी, अगर मान लीजिए कोई कानून बनाती थी, ठीक, तो उसको क्या सुप्रीम कोर्ट से मतलब पास करवाना जरूरी होता था, तो उनके भी हितों का टकराव होने लगा था ना। तो इसी को लेकर इसमें संशोधन कर दिया जाता है और दोनों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है। अर्थात अब जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल कानून बनाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट से पास करवाना नहीं जरूरी था। ठीक, तो ये 1781 अधिनियम हो गया है। अच्छा, 1784 में क्या होता है, यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, जो कि क्या करता है कि जो मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ठीक, इनके ऊपर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, तो उसको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश संसद होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करती है। ठीक, फिर 1786 का जो अधिनियम आता है उसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है ना, उनको जो कुछ आपातकालीन शक्ति दी जाती है, मतलब उनको वीटो पावर दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती है 4 में से एक कम कर दी जाती है, 3 हो जाती हैं, और जो मतलब कानून बनाने के लिए क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उनको वीटो पावर दे दी जाती है। ठीक, तो ये इसमें संशोधन हो गया। अच्छा, 1813 वाले में क्या हो जाता है, मतलब जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं ना, उसका मतलब व्यापारिक एक अधिकार होता है सब जगह पर। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ कटौती कर दी जाती है। क्या कटौती कर दी जाती है, इसमें कहा जाता है कि आप सिर्फ जो है अब चाय और चीन के साथ ही व्यापार करेंगे, बाकी जगह पर और कंपनियाँ भी अपना व्यापार शुरू कर सकती हैं। शिक्षा पर इसमें जो है 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, इसकी बात की गई थी। अच्छा, अब हम 1833 में देखो देखते हैं 1833 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है वो क्या होता है, ठीक, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है, जो कंपनी का मतलब व्यापारिक एकाधिकार होता है ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें फिर क्या होता है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल में जो 3 सदस्य हो गए थे ये 86 वाले में, इसमें क्या कर देते हैं कि 3 से 1 सदस्य फिर बढ़ा देते हैं, मतलब 4 कर देते हैं। और इसमें जो चौथा मतलब व्यक्ति शामिल होता है वो मतलब विधि का जानकार होता है, मतलब विधि से संबंधित होता है। और इसमें कौन आता है, ये मैकाले आता है। ठीक, और इसी में क्या होता है, प्रथम विधि आयोग बनाया जाता है। अच्छा, इसी समय क्या होता है, मतलब इसी अधिनियम के समय दास प्रथा भी खत्म हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, 1853 का अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी ना, उसको फिर अलग अलग कर देते हैं। मतलब पहले क्या होता था, काउंसिल ही मतलब जो है कानून बनाती थी, वही कानून का पालन करवाती थी। अब क्या कर दिया जाता है, उसको मतलब कानून बनाने वाली शक्ति है ना, और जो मतलब कानून को लागू करवाने अर्थात एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक, और जो है यहाँ पर इस समय सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इस समय वुड्स आयोग का भी गठन होता है जो कि शिक्षा से संबंधित था। अच्छा, ठीक है। फिर 1858 में क्या होता है, देखो 1858 में क्या होता है, क्रांति हो जाती है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूरी तरीके से जो है मतलब शासन खत्म हो जाता है। ठीक, पूरी तरीके से शासन खत्म हो जाता है। तो अब क्या होता है, जो मतलब
ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना होता है, ठीक, इसका भी मतलब कि पूरा ख़त्म हो जाता है। और जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना होता है ना, उसका भी पूरा तरीके से जो है काम ख़त्म हो जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक नया पद बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें जो मतलब जो गवर्नर जनरल होता नहीं था उसको वायसराय कह देते हैं, है ना। और इसकी सहायता के लिए क्या करते हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद बनता है, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया जाता था और उसके बिहाफ पर जो है वायसराय शासन करता है, ठीक। और जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है इसका वेतन भी यहीं से दिया जाता है, इसको ब्रिटिश संसद नियुक्त करती है और इसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय, ठीक, एक परिषद का भी गठन किया जाता है। तो ये 1858 का अधिनियम हो गया। अच्छा, 1861 में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है जो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, देखो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि 1853 वाले अधिनियम में कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन जाती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है, ठीक। तो इसमें पहले 4 सदस्य होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक। फिर इसमें क्या करते हैं, एक सदस्य बढ़ा देते हैं, 5 सदस्य हो जाते हैं। और जो ये 5 सदस्य होते हैं इनको एक अलग अलग विभाग दे देते हैं, ठीक। जैसे कोई किसी को रक्षा विभाग दे दिया, किसी को कोई स्वास्थ्य विभाग दे दिया, किसी को कोई लॉ ऑर्डर विभाग दे दिया, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो सिस्टम का आपको बेसिक दिखाई पड़ने लगा है। कब, ये 1861 से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। क्यों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो अलग अलग सदस्य थे उनको एक अलग अलग विभाग दे दिया गया था, ठीक। तो ये हो गया था, इसमें सदस्य 5 हो गए थे, ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इस समय क्या होता है, जो वायसराय होते थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाती है, ठीक। जैसे अभी हमने देखो 1853 में हम देखा था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक। देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो जितने भी सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे, वो 5 अंग्रेज होते थे, वहाँ पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी इसमें कुछ एडिशनल मेंबर होते थे, ठीक। तो उन एडिशनल मेंबर में कुछ नामित किए जाते थे, कुछ किसी को नॉमिनेट किया जाता था, कुछ गैर नामित होते थे। तो उसमें पहली बार 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था, ठीक। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को जो है नामित किया गया था। तो ये 1861 का अधिनियम था, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये भी होता था कि मतलब जो ये सदस्य थे तो उनको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने का अधिकार नहीं था, मतलब उनको बेसिकली कुछ अधिकार नहीं दिए गए थे, वहाँ जाते थे बैठ सकते थे, ठीक। फिर 1892 का अधिनियम आता है, इसमें कुछ सुधार किए जाते हैं, मतलब इसमें जो एडिशनल मेंबर होते हैं ना उसमें संख्या उनकी बढ़ा दी जाती है। फिर इनको मतलब ये भी था कि मतलब कि चर्चा कर सकते थे मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बजट वगैरह पर, लेकिन वोटिंग का अधिकार इनको अभी भी नहीं दिया गया था। जो भारतीय सदस्य थे इनको वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था, ठीक। ये प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन उनको काउंटर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, मतलब अगर इन्होंने किसी से क्वेश्चन पूछा और उधर उसका जवाब दे दिया गया तो ये इधर से काउंटिंग प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और इनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। और ना, और इस समय मतलब भारत में क्या था कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई थी। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो ये 1892 थी। अच्छा, अब 1909 के अधिनियम की बात करते हैं। इसमें देखो आप लोग जानते होंगे 1900 जो है पहले बंगाल का विभाजन हो जाता है उसी समय पर, है ना। और जो मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हो चुका होता है तो वो लोग क्या करते हैं, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन की मांग करते हैं और उसको स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई है ना। और बजट पर भी अब जो सदस्य होते थे मतदान कर सकते थे। अच्छा, अब हम 1919 का जो है ठीक, अब हम देखो 1919 के जो मतलब अधिनियम आया था जिसको जो है मार्टिन चेम्सफोर्ड मतलब अधिनियम कहते थे। तो उसमें क्या था कि देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत मतलब हो गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था 1892 में और प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया था 1919 में। मतलब इसमें ये भी था कि मतलब जो वोटिंग का अधिकार होता था वो भी बहुत कम ही लोग को मिलता था। मतलब जो टैक्स वगैरह देते थे जो बड़े लोग होते थे, मतलब ज़मींदार वगैरह हो गए थे, ठीक, सिर्फ उनको ही वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। ये मतलब सार्वभौमिक वोटिंग मतलब नहीं थी, यूनिवर्सल वोटिंग नहीं थी, मतलब सभी लोग को नहीं थी, सिर्फ गिने चुने लोगों को वोटिंग का अधिकार था, ठीक। फिर यहाँ पर 2 सदन की व्यवस्था शुरू हो गई थी केंद्र में, है ना। उसके बाद यहाँ पर द्वैत शासन भी शुरू हो गया था। मतलब कुछ ऐसे विषय होते थे जो गवर्नर को रहते थे, कुछ ऐसे विषय होते थे जो प्रांतों में रहते थे, हस्तांतरित और अहस्तांतरित, उनको बांट दिया गया था, ठीक। फिर 1935 का जो अधिनियम आता है इसमें जो केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया था, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन किया गया था ना। तो उसके बाद फिर जो है
कैबिनेट सभा बैठती है, उसके बाद फिर संविधान का निर्माण होता है। तो ये थी आज की वीडियो। देखो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया था कि जो मतलब 1773 से लेकर 1935 तक के जो अधिनियम थे उनको एक बेसिक रिवीजन के तौर पे देखा है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।